जी, मैं बात कर रहा था 3 न्यायाधीशों द्वारा, 3 जजेस द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में। ये 3 निर्णय अलग अलग कालखंडों में दिए गए हैं। पहला निर्णय साल 1981 में आया, दूसरा 1993 में और तीसरा निर्णय 1998 में आया। निर्णयों में क्या था, इससे पहले जाने से पहले जान लीजिएगा कि भारत का संविधान जजों की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना व जजों की नियुक्ति का अधिकार एवं अनुच्छेद 217 में भारत के उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को देता है। लेकिन साल 2014 में भारत के संविधान में 99वें संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अनुमोदन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया और इसी के साथ अनुच्छेद 124A इंसर्ट किया गया। 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ, लेकिन केवल 6 माह बाद ही इसको निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए निरस्त कर दिया। इस तरह से अनुच्छेद 124A जो कि संशोधित हुआ था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, निरस्त कर दिया गया। अब आते हैं जजेस के निर्णय। पहला निर्णय जो कि SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, साल 1980-81 में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायपालिका की आज़ादी को लेकर रिट पेटिशन, बहुत सारी रिट पेटिशन दाखिल की गई थी, जिनको एक साथ इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया और एक याचिका SP गुप्ता बनाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सुनवाई शुरू हुई। इस रिट पेटिशन पर लगातार 35 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही और 30 सितंबर 1981 को 609 पेज का एक व्यापक जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति असंगत होने पर चीफ जस्टिस की सिफारिश को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका के ऊपर राष्ट्रपति को प्रधानता दी गई, हालांकि भारत का संविधान भी प्रधानता देता है। इस केस में को सुनने वाली बेंच जस्टिस A गुप्ता, D देसाई, E वेंकटरमैया, P भरतवती, R पाठक, M अली और जुल्फिकार थे। अब इसके बाद आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस साल 1987 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के नाम से रिट पिटीशन नंबर 1303 वर्ष 1987 में सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्णय करने हेतु 2 बिंदु रखे गए थे। पहला, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता। दूसरा, इन मामलों की न्याय संगतता के निर्णय के मामले में न्यायालयों में न्यायाधीश संख्या निर्धारित करने के संबंध में चीफ जस्टिस की शक्ति। तो इस केस में 6 अक्टूबर 1993 को जस्टिस S रत्नावेल, पांडियन, AM अहमदी, कुलदीप सिंह, JS वर्मा, MM पुनच्चेरी तथा योगेश्वर की बेंच ने 30 सितंबर 1981 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को पलटते हुए कहा कि न्याय संगतता के लिए आवश्यक है कि CJI की नियुक्ति की प्राथमिकता दी जाए। इस निर्णय में कहा गया कि CJI की भूमिका प्रकृति में मौलिक है। यह मामला न्यायिक परिवार, देखिए न्यायिक परिवार का मामला है, इसमें कार्यपालिका का समान अधिकार नहीं हो सकता। यदि कार्यपालिका को समान भूमिका रखा जाएगा तो इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पनपेगा। यह था निर्णय दूसरा 1983 का। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद से ही कोलेजियम सिस्टम का उदय हुआ। चूंकि इन्होंने राष्ट्रपति की सिफारिश को दरकिनार करते हुए CJI की रिकमेंडेशन को ऊपर रखा, लेकिन अगले ही कुछ वर्षों में इस सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में ही संशय पैदा हो गया, असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। चूंकि द्वितीय जज आदेश के अनुसार CJI केवल 2 जजों से परामर्श लेकर नियुक्ति व स्थानांतरण कर सकता था। द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में दिए गए कुल 5 निर्णयों में से केवल 5 निर्णयों में ही जजों के बीच असंतोष आने लगा। व्यक्तिगत जजों ने व्यक्तिगत निर्णय लिखने शुरू कर दिए, जबकि न्यायमूर्ति A अहमदी इस प्रक्रिया से असहमत थे। उनका कहना था कि CJI 2 न्यायाधीशों से ही परामर्श क्यों करे, वह चाहे तो 2 से ज्यादा कर ले या उनसे भी ना करे। अगले 5 वर्ष तक भ्रम की स्थिति बनी रही। कई मामलों में CJI ने 2 सहयोगियों से परामर्श किए बिना अकेले ही निर्णय सुना दिए। इस समय राष्ट्रपति का महत्व केवल अनुमोदन करने तक सीमित होकर रह गया। अब आते हैं 1998 का तीसरा मामला। 1998 का तीसरा न्यायाधीश का मामला दरअसल रिट पिटीशन या वाद से नहीं आया, बल्कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने 23 जुलाई 1998 को संविधान द्वारा अनुच्छेद 143A में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कोलेजियम प्रणाली के संबंध में 9 तीखे सवाल किए। इन्हीं सवालों का जवाब, जो कि 9 जजों की बेंच द्वारा दिया गया, तीसरे न्यायाधीश के निर्णय के नाम से जाना जाता है। अब 9 तीखे सवाल और 9 ही जवाब, और उनके 9 जजेस थे। ये 9 जज कौन कौन से थे भी आप जान लीजिए। जज S भरूचा, जस्टिस M मुखर्जी, M मजूमदार, SV मनोहर, G नानावती, AS अहमदी, K वेंकटस्वामी, B कृपाल तथा G पटनायक।
राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के निर्णय लेने, स्थानांतरण पर निर्णय लेने, केवल 3 जजों से परामर्श लेने, क्या सीजीआई की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं, राष्ट्रपति की भूमिका आदि आदि 9 सवाल पूछे गए थे, जिनका सिलसिलेवार जवाब दिया गया और उसी के बाद से ये माना गया कि 3 जजेस आपस में निर्णय नहीं ले सकते, 5 जज निर्णय लेंगे और ये 5 जजों की कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर एक शब्द जब केंद्र सरकार के हाथ से फिर बात निकली, 5 जजेस ने अपनी एक समिति बनाई, कॉलेजियम बनाया और उन्होंने निर्णय शुरू कर दिया, तब एक मेमोरेंडम प्रोसीजर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली कभी भी सर्वमान्य या गैरवैध नहीं रहा, हमेशा आलोचनाओं का शिकार रहा तथा समय समय पर कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वर्चस्व का मुद्दा बना रहा। इन्हीं सभी के चलते कार्यपालिका तथा न्यायपालिका समझौते की राह पर उतारा है, जिसका नतीजा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के रूप में आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से मांग की गई कि वे एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी प्रोसीजर बनाएं। एमओपी में उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए दिशा निर्देश बनाने की बात कही गई थी। सरकार द्वारा एमओपी का मसौदा तैयार कर भी दिया गया, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि मसौदे के अनुसार सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार उनके अधिकारों को छीनना चाहती है, वो उससे सहमत नहीं है। अब कॉलेजियम अस्तित्व में है, कॉलेजियम को लेकर किसी की आलोचनाएं होती हैं, कोई इसको सराहता है। आलोचनाएं मुख्य रूप से जो लोग करते हैं वो क्या है, वो आलोचनाएं भी देखिएगा। एक तो कॉलेजियम सीधे सीधे असंवैधानिक, क्योंकि संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, निरंकुश हो जाता है। कॉलेजियम का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और इसे न्यायपालिका द्वारा ही विकसित किया गया है ताकि स्वयं न्यायाधीशों का चयन करने की शक्ति बरकरार रहे, इसलिए इसको न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। असंवैधानिक, चूंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से ये अस्तित्व में आया, तो इसकी एक बड़ी आलोचना इसलिए की जाती है। लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र की परंपराओं के विरुद्ध है। लोकतंत्र में कंपटीशन, संविधान में कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात कही है, यहाँ कंपटीशन ही खत्म हो गया। कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों का चयन लोकतांत्रिक हो गया। इस तरह से, इस प्रक्रिया से लोग कहते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, न्यायाधीश किसी कॉम्पिटिशन द्वारा नहीं चुने जाते, सीधे सीधे जजेस द्वारा ही चुन लिए जाते हैं। इसके अलावा गैर पारदर्शिता यानी कि अपारदर्शी चयन प्रक्रिया। अब 5 जजेस हैं, वो जिनके नाम भेज देते हैं, जिनकी सिफारिशें भेज देते हैं। मैंने शुरू में बताया, केंद्र सरकार को उन सिफारिशों को मानना होता है। केंद्र सरकार उन सिफारिशों को एक बार खारिज कर सकती है, दूसरी बार खारिज नहीं कर सकती, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। चूँकि ये वैसे ही नहीं कहा गया, पिछले न्यायाधीशों या वरिष्ठ वकीलों के बेटे और भतीजे न्यायिक भूमिका के लिए लोकप्रिय विकल्प होते हैं। आप देख भी रहे हैं, कई जजेस की पीढ़ियां चली आ रही हैं कि उनके दादा, उनके बेटे, फिर उनके बेटे पोते तक जज बनते आ रहे हैं। वकील होते हैं, वकील से प्रमोट होकर वो जज बन जाते हैं, जबकि एक छोटा सा जज बनने के लिए, सिविल जज बनने के लिए या मुंसिफ बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन पास करना होता है। बहुत से एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अक्षम जजों की नियुक्ति हो जाती है कॉलेजियम के कारण, चूँकि सिफारिश का सिस्टम है। सिफारिश जिसके लिए भी कर दी गई, ऐसे एडवोकेट के लिए कर दी गई जिनके पास प्रैक्टिस नहीं थी या उतना अनुभव नहीं था, सिर्फ साल उन्होंने बिताए हैं वकालत में रहते हुए, कार्य का अनुभव उनको नहीं था, लेकिन चूँकि उनके बाद किसी वजह से सिफारिश हो गई, जज बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने नियमों की अनदेखी कर रहा है, चूँकि नियुक्ति में हालिया अधिक्रमण और दूसरे न्यायाधीश के मामले में 1993 सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से असंगत है। जहां उसने कहा था, क्या कहा था वहां सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी समझ लीजिएगा, अपने उच्च न्यायालयों में और अखिल भारतीय आधार पर न्यायाधीशों के बीच वरिष्ठता महत्वपूर्ण है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति करते समय उचित विचार किया जाना चाहिए। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इसके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आपको दी गई है आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो आखिर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको आगे भी शेयर करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।